आज से करीब 45,000 साल पहले जब अफ्रीका की नदियां सूखने लगी, तब इंसान को पहली बार एहसास हुआ अब जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई शुरू हुई एक सफर से जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। यही वो ऐतिहासिक पल था जब इंसान ने पहली बार अफ्रीका की सीमाएं पार की और धरती पर अपनी कहानी लिखना शुरू कर दी। 30 से 35 लोगों का ग्रुप एक नई जमीन की खोज में चलते चलते निकल पड़ा। रात को जब वो सफर पर थे, तब दूर रेगिस्तान में किसी जानवर की लाल आंखें चमक रही थी। एक बोला, वो शेर है। सबने पत्थर और मशाले उठाई। अचानक एक अरेबियन लेपर्ड झाड़ियों के पीछे से निकला। 2-3 लोगों ने तो भाले चलाना शुरू कर दिए, पर वो छलांग लगाकर एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उस आदमी को घायल कर दिया। उस दरमियान इंसानों ने उस पर हमला करना जारी रखा और आखिर में उन्होंने उसे मार गिराया। मगर वो रात हर किसी के दिल में दर्ज हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि नई जमीन की खोज अब जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। पर ये तो कुछ भी नहीं था। इनके साथ जो आगे होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। ये लोग ईस्ट अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथियोपिया से निकले थे और रेड सी के पतले हिस्से से गुजर गए। उस वक्त समंदर का लेवल बहुत कम था, इसीलिए कुछ लोगों ने लकड़ी की छोटी राफ्ट बनाई और कुछ लोग पैदल ही निकल पड़े। जब वो समुद्र पार कर रहे थे, तब अचानक तेज हवाएं चलने लगी, लहरें उछलने लगी और एक राफ्ट देखते ही देखते पलट गई और 2 आदमी लहरों में बह गए। बाकी लोगों ने रस्सी के सहारे एक दूसरे को पकड़ रखा और किसी तरह किनारे पहुंच गए। पहली बार इंसानों ने देखा कि समुद्र जितना खूबसूरत है उतना निर्दयी भी। समुद्र के उस पार था अरेबियन पेनिनसुला। ये था इंसानों का अफ्रीका के बाहर पहला कदम। जमीन अलग थी, हवा अलग थी और शिकार नए थे। छोटे गैजेल्स, वाइल्ड शीप और ड्राइड प्लांट्स। उन्होंने वहीं अपना कैंप बनाया और पहली बार अफ्रीका के बाहर आग जलाई। पर रात होते ही आग की रोशनी के चारों ओर रेगिस्तान की रेत में हलचल हुई। सैकड़ों स्कॉर्पियन और सैंड स्नेक बाहर निकल आए। औरतें बच्चों को उठाकर पीछे हटी। एक शिकारी ने मशाल उठाकर चारों ओर आग का गोला बना दिया। पहली बार आग सिर्फ गर्मी नहीं, प्रोटेक्शन भी बनी। धीरे धीरे अब वो लोग तुर्की और बाल्कन के पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए पहली बार यूरोप की धरती पर पहुंचे। ये लोग बहुत गर्म जगह से आए थे, इसीलिए उन्हें चलते चलते ठंड लगने लगी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी पतली स्किन बर्फीली ठंड में दम तोड़ने वाली है। उनके पास ना तो कंबल था, ना ही ठंड के सामने प्रोटेक्शन दे वैसे कपड़े। ठंड में ठिठुरते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हिम्मत करके वो लोग चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आगे हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दूर पहली बार उन्होंने सफेद जमीन देखी। वो लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि वाइट कलर की भी जमीन होती है, पर असल में वो बर्फ थी। उनकी पतली स्किन अब वो खतरनाक बर्फीली ठंड सह नहीं पा रही थी। उनके बालों पर अब बर्फ जमने लगी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर 3-4 लोगों ने ठंड के कारण दम तोड़ दिया। ग्रुप अब निराश हो चुका था और अब पीछे लौटना भी नामुमकिन था, क्योंकि वो लोग बहुत दूर चले आए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बीच में ये ग्रुप। ठंडी हवा सबकी छाती चिर रही थी। टेम्परेचर माइनस में था। अब अगर कुछ पहना नहीं या शेल्टर नहीं मिला तो कुछ ही घंटों में सब लोगों की मौत हो जाएगी। ये लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक चिपक के आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी जमी हुई मिली। एक आदमी ने जैसे ही उस पर पैर रखा तो बर्फ टूट गई और वो बर्फीले पानी में गिर गया। बाकी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, पर ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें जमने लगी। किसी तरह उसे बाहर खींचकर निकाला गया, मगर वो फिर भी नहीं बच पाया। ये पल ने सबको याद दिलाया कि ये धरती किसी को नहीं बख्शती। और एक नौजवान ने दूर से एक गुफा देख ली और उसने सबको बताया कि फटाफट वहाँ चलो, वरना थोड़े टाइम के अंदर ही सब लोग ठंड से मारे जाएंगे। ठंड से बचने के लिए सब लोग भागकर गुफा के अंदर घुस गए और लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला दी। गुफा में वो ठंडी हवाओं से तो बच गए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि अगर ये गुफा ना मिलती ना तो शायद सब लोग मारे जाते। उन्हें अब पता चल गया था कि ठंडी में ये आग ही है जो उनकी जान बचा सकती है। उन्होंने गुफा में कैंप लगाया, लेकिन वो गुफा के बाहर ध्यान से देखना भूल गए कि गुफा की दीवारों पर खरोंचें थी। उन्हें क्या पता था कि गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा भालू सोया हुआ है। सब लोग आराम से अब सो रहे थे। तभी गुफा के अंदर से एक गरज गूंजी और सब उठ गए। तभी बिजली की तरह भालू ने एक आदमी पर अटैक कर दिया और उसे पटक कर उसे खाने की कोशिश करने
लगा। उसके साथियों ने पत्थर का भाला भालू के मुंह में घुसा दिया। भालू ने आखिरी दहाड़ मारी और गिर पड़ा। पूरा ग्रुप घबराया हुआ था और अपने घायल साथी को सहारा दे रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। ये पहली रात थी कि कोई भी डर के कारण सोया नहीं था। अब सब लोग गुफा के बाहर निकले, पर गुफा के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। आसमान धुंधला था और सूरज दिखाई भी नहीं देता था। सब लोग वापस गुफा में घुस गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसी भालू को खाया, पर उन्हें लगा कि ऐसे तो खाना भी खत्म हो जाएगा और ठंड के कारण मारे भी जाएंगे। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ठंडी में गुफा के बाहर निकले। पर जैसे ही खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तब कुछ लोग हिम्मत करके खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकले। बाहर निकल के देखा तो घाटियों में सिर्फ बर्फ की चादरें फैली थी, लेकिन साइड में कुछ परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। ये इंसानों जैसी दिखती थी, पर थोड़ी अलग। उनके शरीर मोटे, गर्दन छोटी और चेहरे चौड़े थे। वो थे निएंडरथाल्स, इस बर्फीली दुनिया के असली मालिक। निएंडरथाल्स ने भी उन्हें देखा। पहली मुलाकात में दोनों लोग डर गए। कई घंटों तक दोनों एक दूसरे को दूर से देखते रहे, लेकिन भूख, ठंड और जिज्ञासा ने डर तोड़ दिया। एक निएंडरथाल्स आगे आया और अपने हाथ में पकड़ा भुना मांस होमो सैपियंस की तरफ आगे बढ़ाया। इधर होमो सैपियंस ने धीरे से अपने थैले से सूखे बेर निकाले और निएंडरथाल्स को दिए, और इस तरह इतिहास की पहली मानव मुलाकात हुई। रात में दोनों ग्रुप गुफा में आग के पास बैठे थे और अचानक दूर जंगल से डायर वल्फ की आवाज सुनाई दी। निएंडरथाल्स नौजवान ने आग में लकड़ी डाली और सेपियंस ने भाले को आग में गर्म किया। भेड़ियों की आंखें आग की रोशनी की तरह चमकने लगी और भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग घायल हुए, पर उन्होंने भेड़ियों को मार भगाया। अब दोनों मानव प्रजातियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन रही थी। धीरे धीरे लैंग्वेज की जरूरत खत्म होने लगी, क्योंकि हाथों और इशारों से वो एक दूसरे को समझने लगे थे। निएंडरथाल्स ने दिखाया कि कैसे जानवर की हड्डी से सुई बनाकर मोटी खाल को सिया जाता है और इस बर्फीली कंडीशन में सरवाइव किया जाता है। और फिर उन्होंने इस खाल से कपड़े बनाकर होमो सैपियंस को दिए, ताकि वो इस कातिल ठंडे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके। होमो सैपियंस ने भी दिखाया कि कैसे पत्थर को तेज धार में तोड़कर हथियार बनाए जाते हैं। आग के पास बैठकर दोनों ग्रुप एक दूसरे की दुनिया देखते रहते। अगली सुबह जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तो दूर बर्फ के बीच एक वुली राइनो चल रहा था। लोगों ने सोचा कि इसे मारकर हफ्तों तक खाना मिल जाएगा। 3 शिकारी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हवा बदली, राइनो ने उन्हें सूंघ लिया। उसने पैर पटकते हुए उन पर ही हमला कर दिया। उसकी दौड़ से बर्फ उछल पड़ी। एक शिकारी तो उसके नीचे दब गया। बाकी 2 ने भाले उसके गर्दन में घुसा दिए और वो गरजता हुआ वहाँ पर गिर पड़ा। अब इसे उठाकर वो लोग गुफा में ले गए और सोचा कि इससे कई दिन तक पेट भर जाएगा। पर उनको क्या पता था कि उसका खून दूर से एक शिकारी ने सूंघ लिया है और वो इनकी गुफा की तरफ खींचा चला आ रहा है। सब ने खाना खाया और एक दूसरे से बातें करते करते धीरे धीरे सब लोग सो गए। तभी बाहर से एक दहाड़ गूंजी। वो था वुली लायन। वो खून सूंघता हुआ गुफा के ओपनिंग तक आ पहुंचा था। निएंडरथाल्स ने तुरंत आग की मशाल उठाई, लेकिन शेर ने हमला कर दिया। उसके पंजे ने एक आदमी की छाती को फाड़ दिया और वहीं उसे मार गिराया। इंसानों ने जलता हुआ भाला फेंका और आग की नोक शेर की आंख में घुसा दी, जिससे वो शेर भाग गया। होमो सैपियंस और निएंडरथाल साथ में सरवाइव करने लगे थे। होमो सैपियंस को अब इस धरती का डर नहीं था, क्योंकि निएंडरथाल्स इस धरती को अच्छे से जानते थे और वो उनके साथ थे, और उन्हें कब कहाँ क्या करना है ये धीरे धीरे पता लगने लगा था। दूर बर्फीले मैदान में एक बड़ा वुली मेमोथ दिखा, जिसके दांत तलवारों जैसे मुड़े हुए थे। शिकारी ग्रुप ने उसे घेरा और आग की लपटों से उसे एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। मेमोथ चीखा और भागा। उन्होंने उसे ढलान की तरफ भगाया, जिसके कारण वो फिसलने लगा और पूरी बर्फ टूट पड़ी और वो भी गिर गया। मेमोथ जैसे ही गिरा, सब लोगों ने भालों से उस पर हमला करके उसे मार गिराया। धीरे धीरे सब लोग उसे खींच खींच कर गुफा की तरफ ले जा रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साइबर टूथ टाइगर निकला। 2 फीट लंबे दांत वाला, मानो जैसे सबसे बड़ा शिकारी वही है। उनके सामने वो आ गया। उसने तुरंत एक आदमी को झपट्टा मार कर गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बाकी लोगों ने उसे बचाने के लिए उस पर भालों से हमले किए और उस पर आग फेंकी। आग के कारण वो भाग गया, पर जिस पर उसने हमला किया था वो नौजवान मारा जा चुका था। उसे बाद में वही बर्फ में
दफना दिया गया और बड़े मेमोथ को खींच खींच कर गुफा में लाया गया। वहाँ कई हफ्तों तक उसे पकाकर खाया गया। महीने बीतते गए और निएंडरथाल्स और होमोसेपियंस अब एक दूसरे के साथ रिश्ते बांटने लगे। निएंडरथाल्स औरतों ने होमोसेपियंस पुरुषों से बच्चे पैदा किए। वो बच्चे अलग थे, चेहरे निएंडरथाल्स जैसे और दिमाग होमोसेपियंस जैसा। ये वही बच्चे थे जो फ्यूचर में पूरी मानव जाति के खून में घुल जाने वाले थे। आज हर यूरोपियन और एशिया के डीएनए में लगभग 1 से 2% निएंडरथाल्स के जीन है। ये इन्हीं संबंधों की देन है। धीरे धीरे उन्होंने इस ठंडी दुनिया में रहना सीख लिया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। निएंडरथाल्स और होमोसेपियंस मिलकर शिकार करने लगे। अब उनके पास नए हथियार थे, पत्थर की धारदार ब्लेड, हड्डी की सुई, जानवरों की नसों से बनी रस्सियां। अब सिर्फ वो शिकार नहीं करते थे, गुफा में अपनी कला भी सजाते थे और आग को हर तूफान में जिंदा रखते। धीरे धीरे ये छोटे ग्रुप घाटियों और गुफाओं में बस्ती बसाने लगे। हर एक बस्ती में 30 से 40 लोग रहते। ठंड में गुफा में रहते और गर्मियों में खुले मैदान के पास झोपड़ियों में रहते। हर गुफा की दीवारों पर अब उन्होंने जानवरों के पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। उनका मानना था कि ऐसे जानवरों को ड्रॉ करने से डर नहीं लगेगा। समय गुजरता गया और निएंडरथाल्स की संख्या कम होने लगी। बीमारियां, ठंड और बदलता मौसम उन्हें धीरे धीरे मिटा रहा था। आखिरी बार सिर्फ एक निएंडरथाल्स बर्फ में अकेला बैठा था। उसका पूरा कबीला मर चुका था। होमोसेपियंस में से एक उनके पास गया और उसके हथेली में आग के कोयले रखे और बोला, ये आग अब हमारी है। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथाल्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए, पर उनके बच्चे जो होमोसेपियंस से जन्मे थे वो बचे रहे। उन्होंने आगे चलकर यूरोप की पहली सभ्यता बनाई। ये थी होमोसेपियंस और निएंडरथाल की कहानी।